Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Today we will discuss about ODI or Overseas Direct Investment. I hope after seeing this video, you will get better understanding about this topic. So before we will start, please subscribe this channel. So what is ODI? ODI means direct investment outside India. इन्वेस्टमेंट आइडर अंडर दी ऑटोमेटिक रूट और दी अप्रूवल रूट, यानी कि या तो इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक रूट से होगी या फिर अप्रूवल रूट से होगी। अगर ऑटोमेटिक रूट से होगी तो किसी भी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, और अगर अप्रूवल रूट से होगी तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर परमिशन की ज़रूरत होगी। अब ये किस तरीके से किया जा सकता है, अब ये देखते हैं। इन्वेस्टमेंट कैन बी डन बाय वे ऑफ contribution to the capital और subscription to the memorandum of a foreign entity, या तो कैपिटल में कंट्रीब्यूट करके या फिर सब्सक्राइब करके मेमोरेंडम फॉरेन एंटिटी का, और by way of purchase of existing shares of a foreign entity either by market purchase or private placement or through stock exchange signifying a long term interest in the foreign entity in the form of joint venture or wholly owned subsidiary। यानी कि परचेज कर सकते हैं एग्जिस्टिंग शेयर फॉरेन एंटिटी के, या तो मार्केट से या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू या फिर स्टॉक एक्सचेंज से, जिस पर लॉन्ग टर्म पर्पस होना चाहिए, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए इन्वेस्टमेंट की जानी चाहिए, या तो जॉइंट वेंचर की फॉर्म में या फिर होली ओन सब्सिडी की फॉर्म में, और इसके अंदर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इंक्लूड नहीं होगी। What is joint venture and wholly owned subsidiary? Joint venture means a foreign entity formed, registered, or incorporated in accordance with the laws and regulation of the host country in which Indian party or resident Indian makes a direct investment. There are other foreign promoters holding a stake along with the Indian party. यानी जॉइंट वेंचर के अंदर एक फॉरेन एंटिटी फॉर्म की जाती है जो कि रजिस्टर और इनकॉर्पोरेट होती है होस्ट कंट्री के लॉज एंड रेगुलेशंस के हिसाब से। इसमें इंडियन पार्टी या फिर रेजिडेंट इंडियन मिलकर स्टेक होल्ड करते हैं फॉरेन प्रमोटर्स के साथ, दोनों मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं, दोनों का जॉइंटली कंट्रोल होता है और ये एक तरह की पार्टनरशिप होती है। होली ओन सब्सिडरी, होली ओन सब्सिडरी के अंदर अ फॉरेन एंटिटी इज फॉर्म्ड as wholly owned subsidiary where the entire capital is held by the one or more Indian party or resident Indian। यानी wholly owned subsidiary के अंदर पूरा का पूरा कैपिटल और कंट्रोल जो होता है वो सिर्फ इंडियन पार्टी या फिर रेजिडेंट इंडियन का होता है। जॉइंट वेंचर और होली ओन्ड सब्सिडरी का अगर हम डिफरेंस देखें तो जॉइंट वेंचर के अंदर जो फॉरेन पार्टी थी और इंडियन पार्टी थी, दोनों मिलकर इन्वेस्ट कर रहे हैं, दोनों मिलकर स्टेक होल्ड कर रहे हैं, दोनों एक तरह का पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। लेकिन होली ओन्ड सब्सिडरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंडियन पार्टी और रेजिडेंट इंडियन का ही कंट्रोल होगा। Now let's see what is automatic route and approval route. In automatic route, an Indian party does not require any prior approval from Reserve Bank for making overseas direct investment in a joint venture or wholly owned subsidiary abroad। इन इंडियन पार्टी को किसी भी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है रिजर्व बैंक से ज्वाइंट वेंचर या फिर होली ओन सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट करते हुए। The Indian party should approach an authorized dealer category 1 bank with an application in form ODI and the prescribed enclosures or documents for effecting the remittances towards such investments। इसके लिए इंडियन पार्टी को अप्रोच करना पड़ेगा ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक के पास, एप्लीकेशन फॉर्म देने पड़ेगा ODI का प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स के साथ। However, in case of investments in the financial service sector, prior approval is required from the regulatory authority concerned both in India and abroad। यानी कि अगर फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए पहले रेगुलेटरी अथॉरिटी का अप्रूवल लेना जरूरी है। यानी इसके अंदर ऑटोमेटिक रूट के थ्रू नहीं जाया जा सकता, इसके अंदर जो अप्रूवल चाहिए होगा वो इंडिया के अंदर भी चाहिए होगा और अब्रॉड के अंदर भी, दोनों ही जगह पे रेगुलेटरी अथॉरिटी का अप्रूवल लेना मैंडेटरी है। In approval route, proposals not covered by the conditions under the automatic route require prior approval of the RBI, for which a specific application in form ODI with the documents prescribed therein is required to be made through the authorized dealer category 1 banks। यानी कि जो प्रपोजल्स ऑटोमेटिक रूट के अंदर कवर नहीं होते वो अप्रूवल रूट के अंदर आते हैं, जिसके लिए आरबीआई की अप्रूवल लेना होता है। इसमें स्पेसिफिक एप्लीकेशन देनी पड़ती है फॉर्म ओडीआई में विद प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स authorized dealer category 1 banks के through। RBI would inter alia taken into account the following factors while considering such application। RBI इन सब फैक्टर्स को कंसीडर करेगा कोई भी अप्रूवल देने से पहले। प्राइमा फेसी वैलिडिटी ऑफ द जॉइंट वेंचर और होली ओन सब्सिडरी आउटसाइड इंडिया, यानी जिस जॉइंट वेंचर या फिर होली ओन सब्सिडरी में इन्वेस्ट करना है वो कितनी वाइबल है,
contribution to external trade and other benefits which will accrue to India through such investment. यानी इस investment के through external trade में क्या असर पड़ेगा इंडिया के, फाइनेंशियल पोजीशन एंड बिजनेस ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द इंडियन पार्टी एंड फॉरेन पार्टी, यानी जो पार्टीज इसके अंदर इन्वेस्ट कर रही है चाहे वो इंडियन है या फिर फॉरेन है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है और उसका बिजनेस ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है. Expertise and experience of the Indian party in the same or related line of activity as of the joint venture or wholly owned subsidiary outside India. यानी इंडियन पार्टी का एक्सपर्टीज कितना है और एक्सपीरियंस कितना है उस सेम फील्ड के अंदर या फिर एक्टिविटी के अंदर जिसमें वो इन्वेस्ट करना चाहती है एज अ जॉइंट वेंचर या फिर wholly owned subsidiary. What are the prohibited activities for overseas direct investment? यानी कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कि प्रोहिबिटेड है ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए. रियल स्टेट एंड बैंकिंग बिजनेस आर दी प्रोहिबिटेड सेक्टर्स फॉर ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. यानी रियल स्टेट और बैंकिंग बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं की जा सकती. रियल स्टेट बिजनेस मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ रियल स्टेट और ट्रेडिंग इन ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स. यानी बाय या फिर सेल करना प्रॉपर्टी को या फिर ट्रेड करना TDRs के अंदर, ये इंक्लूड होता है रियल स्टेट बिजनेस के अंदर, बट डज नॉट इंक्लूड डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रीमिसेस, रोड्स और ब्रिजेस. यानी जो चीज़ें इंक्लूड नहीं होती है उसके अंदर अलाउड है इन्वेस्टमेंट करना. एन ओवरसीज जॉइंट वेंचर और होली ओन सब्सिडरी having direct or indirect equity participation by an Indian party shall not offer financial products linked to Indian rupee without the specific approval of RBI. यानी जिस इंडियन पार्टी ने डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट इक्विटी पार्टिसिपेशन किया है इन जॉइंट वेंचर और होली ओन सब्सिडरी, वो बिना RBI के अप्रूवल के ऑफर नहीं कर सकते फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लिंक टू इंडियन रूपी. फॉर एग्जाम्पल, नॉन डिलीवरेबल ट्रेड्स इन्वॉल्विंग फॉरेन करेंसी, रूपी एक्सचेंज रेट्स, स्टॉक इंडिसेस लिंक टू इंडियन मार्केट एक्सेट्रा. ODI में हमने अब तक 3 चीज़ें देखी, एक ऑटोमेटिक रूट, अप्रूवल रूट एंड प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज. इन ऑटोमेटिक रूट no RBI approval is required. In approval route RBI approval is required, and in prohibited activities real estate and banking business are prohibited sectors, and financial products linked to INR without prior RBI approval. यानी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लिंक टू INR बिना RBI के अप्रूवल के अलाउड नहीं है. अब देखते हैं ODI के ऊपर क्या क्या लिमिट्स लगाई गई हैं. What are the limits of ODI? The total financial commitment by an Indian party in its joint venture or wholly owned subsidiary outside India shall not exceed 100% of its net worth of the Indian party. The net worth should be as per the last audited balance sheet of the Indian party. यानी जो फाइनेंशियल कमिटमेंट है इंडियन पार्टी की, जो भी उसने जॉइंट वेंचर या फिर wholly owned सब्सिडरी के अंदर की है, वो उसकी खुद की नेटवर्थ के 100% से एक्सीड नहीं करना चाहिए. और ये जो नेटवर्थ देखी जाएगी वो इंडियन पार्टी की पिछले साल की ऑडिटेड बैलेंस शीट के हिसाब से देखी जाएगी. चलिए देखते हैं हु आर एलिजिबल टू मेक ODI अंडर द ऑटोमेटिक रूट. एन इंडियन पार्टी इज एलिजिबल टू मेक ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अंडर द ऑटोमेटिक रूट. अब इंडियन पार्टी कौन कौन हो सकती है? इट कैन बी कंपनी, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म, रजिस्टर्ड LLP, एंटिटी नोटिफाइड बाय RBI और बॉडी कॉर्पोरेट क्रिएटेड अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. यानी इनमें से कोई भी ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकता है. What is financial commitment? Financial commitment means the amount of direct investment outside India by Indian party. यानी इंडियन पार्टी जितना भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रही है इंडिया के बाहर वो फाइनेंशियल कमिटमेंट होता है. अब इसके ऊपर कुछ लिमिट्स दी गई हैं कि इसे कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है. 100% of contribution to equity share, 100% of contribution as preference share, 100% of loan, 100% of the amount of corporate guarantee issued on behalf of its overseas joint venture or wholly owned subsidiary, and 50% of the amount of performance guarantee issued on behalf of its overseas joint venture or wholly owned subsidiary. 100% लेंगे जो भी इंडियन पार्टी का रेजिडेंट बैंक है उसने जो भी गारंटी दी है या फिर कोई भी लेटर ऑफ क्रेडिट जो इशू किया है. एंड लास्ट 100% लेंगे अमाउंट ऑफ फंड या फिर नॉन बेस्ड फंड जो भी क्रेडिट फैसिलिटी है, जो भी प्लेज या फिर मॉर्गेज या फिर बाय हाइपोथिकेशन ऑन द मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी या फिर कोई भी दूसरी फाइनेंशियल एसेट्स के ऊपर ली गई है. द अमाउंट एंड पीरियड ऑफ द गारंटी शुड बी स्पेसिफाइड इन अपफ्रंट. यानी अमाउंट और पीरियड स्पेसिफाई होना चाहिए अपफ्रंटली गारंटी में.
Can an Indian party make extend guarantee to an overseas entity without any equity participation in that entity? यानी एक इंडियन पार्टी बिना किसी इक्विटी पार्टिसिपेशन के ओवरसीज एंटिटी के अंदर एक्सटेंड कर सकती है गारंटी? तो इसका जवाब है नहीं. नो इंडियन party can extend loan and guarantee to an overseas entity only if there is already an existing equity participation by way of direct investment. यानी कोई भी इंडियन पार्टी बिना इक्विटी पार्टिसिपेशन के, बिना स्टेक होल्ड करे, कोई भी लोन एंड गारंटी एक्सटेंड नहीं कर सकती. ओडीआई बाय रेजिडेंट इंडिविजुअल, यानी क्या रेजिडेंट इंडिविजुअल ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकता है? तो कुछ जनरल परमिशंस दी गई है पर्सनस को, यानी जो रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं, जो इंडिया के अंदर रहते हैं, परचेज करने के लिए, एक्वायर करने के लिए सिक्योरिटीज, कि वो कैसे कर सकते हैं. Out of fund held in RFC account as bonus share on existing holding of foreign currency share when not permanently resident in India from the foreign currency resources outside India. यानी या तो वो RFC अकाउंट से कर सकते हैं, या फिर जो भी बोनस शेयर है उनके एग्जिस्टिंग होल्डिंग है उसके ऊपर फॉरेन करेंसी शेयर्स के, और जहाँ पर भी परमानेंटली रेजिडेंट नहीं है इंडिया के अंदर तो फिर फॉरेन करेंसी रिसोर्सेज आउटसाइड इंडिया से कर सकते हैं. जनरल परमिशन दी गई है सेल करने के लिए शेयर्स या फिर परचेज करने के लिए. A resident Indian can remit up to the limit prescribed by the Reserve Bank from time to time per financial year under the liberalized remittance scheme. यानी liberalized remittance scheme के अंदर RBI टाइम टू टाइम पर फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से लिमिट प्रोवाइड करता है. वहीं तक ही इंडियन रेजिडेंट को रिमिट करने का अलाउड होता है. For permitted current account and capital account transaction included purchase of securities and also setting up or acquisition of joint venture or wholly owned subsidiary. यानी कि जो भी परमिटेड करंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स है उसके अंदर परचेज ऑफ सिक्योरिटीज भी इंक्लूडेड है और जॉइंट वेंचर और होली ओन सब्सिडी को एक्वायर करना भी इंक्लूडेड है. और जो भी इन्वेस्टमेंट की जाएंगी EEFC और RFC अकाउंट से वो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंदर ही आएंगी. Thank you so much for watching. If you like this video then please like, share and subscribe this channel. If you have any query then please mention in comment box. चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, जब तक के लिए stay tuned.